नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि क्या फोटोथेरेपी संभव है, क्या फोटो के माध्यम से शक्तिपात किया जा सकता है। तो आइए उस ओर चलते हैं। यह पद्धति वर्तमान द्रुत गति से चलते जीवन के लिए वरदान स्वरूप है, जिससे एक समय तथा एक स्थान पर विश्व के समस्त रोगियों का दूरस्थ होने पर भी सरलता से उपचार किया जा सकता है, और वह भी बिना रोगी की सशरीर उपस्थिति के। निसंदेह यह पद्धति नई नहीं है और इसके इलाज का सिद्धांत पहले से ही हमारे वेदों में विद्यमान है। इस रोचक चिकित्सा प्रणाली के विषय में परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के दंपति शिष्य डॉक्टर सुरेंद्र निखिल गुप्ता तथा उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती नवीन गुप्ता की टीम ने बहुत खोज की है और मानवता के हितार्थ इस चिकित्सा प्रणाली का विवरण श्री गुरु चरणों में अर्पण कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रश्नोत्तर के रूप में इस श्रृंखला की एक कड़ी। यह चिकित्सा जिसमें रोगी की चिकित्सा फोटो द्वारा होती है, इस चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालिए और बताएं कि यह प्रणाली किस वैज्ञानिक आधार से युक्त है। वास्तव में फोटो द्वारा चिकित्सा एक कोई नई आविष्कृत पद्धति नहीं है। इसमें फोटो या रोगी की कोई व्यक्तिगत वस्तु तो एक उसकी पहचान का निमित्त है, जिसके माध्यम से रोगी तक आवश्यक कॉस्मिक रेस पहुंचाई जा सके। आपको मालूम होगा कि प्राचीन समय में हमारे मेधावी व दिव्य ऋषि मुनि यह करते थे तथा किसी रोगी की अनुपस्थिति में उसको मंत्रश्च चेतना या प्रभाव देने के लिए उसके कुशा के पुतले का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे। यह कुशा या रोगी का प्राण प्रतिष्ठित पुतला उस दूरस्थ प्राणी का ही एक प्रतिरूप होता था। सैद्धांतिक रूप में दोनों कुशा निर्मित प्राण प्रतिष्ठित पुतला तथा वह व्यक्ति एक ही विशेष वेवलेंथ पर चलते थे। प्रयोगकर्ता अपने इच्छित लक्ष्य पर अर्थात रोगी पर उस पुतले के माध्यम से अपना प्रभाव पहुंचाते थे। वर्तमान समय में हमने कुशा के पुतले की जगह पर उसकी पासपोर्ट साइज फोटो या अन्य कोई उसकी व्यक्तिगत वस्तु जैसे रक्त का धब्बा, थूक, कपड़े का टुकड़ा, बाल का हिस्सा, अंगूठे की छाप या हस्ताक्षर को स्थान दे दिया है। ये सब रोगी की फ्रीक्वेंसी पर ही कार्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी अपनी फोटो दीक्षा क्रम में इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिसमें उनकी साधनात्मक ऊर्जा के अंश इस फोटो द्वारा ही तो आकाश तत्व से प्रवाहित होते हुए दूरस्थ दीक्षार्थी तक पहुंचते हैं। इस प्रणाली में इस बात की क्या गारंटी है कि जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस प्रसारित हुई रोगी तक पहुंची या नहीं? आपका प्रश्न अच्छा है। विज्ञान ने पद्धति दी है तो वैज्ञानिक आधार भी दिए हैं। यह तो सर्वविदित है कि प्रकाश किरणें 7 रंगों से निर्मित हैं। VIBGYOR बैंगनी, आसमानी नीला, गहरा नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। इन सभी रंगों की अपनी अपनी विशिष्ट वेवलेंथ्स हैं और अन्य 2 अदृश्य कॉस्मिक रेज भी हैं, जिन्हें इंफ्रारेड
और अल्ट्रावायलेट कहते हैं, जो कि आगे के चार्ट में प्रदर्शित हैं। एंशिएंट मेथड जो प्राचीन पद्धति है मंत्रों की शक्ति द्वारा, और मॉडर्न मेथड जो आधुनिक पद्धति है जिन्हें रत्न या मशीन द्वारा किया जाता है। रत्नों का अपना अलग प्रभाव होता है। आधुनिक तकनीक में रत्न व मशीन से किरणों के प्रभाव को उत्पन्न कर फोटो पर फेंका जाता है। रही बात रेडिएशन रेज ट्रांसमिट करने की, तो इसमें प्रयोगकर्ता की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आध्यात्मिक ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भर करती है। रत्नों को पहना कर भी समस्याएं दूर की जाती हैं। प्राचीन तकनीक से यदि कंपेयर करें तो यह तरीका पूर्ण समर्थ सिद्ध नहीं होता। वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष इन्हीं 7 मोहक रंगों से दृष्टिगोचर होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के छिटकने के कारण ही ये रंग दिखाई देते हैं। साधारणतया इन रंगों को प्रयोगशाला में प्रिज्म के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस फोटो द्वारा चिकित्सा प्रणाली में इन्हीं भिन्न भिन्न रंगों को फोटो पर प्रिज्म के माध्यम से भी अध्ययन किया जाता है। हर व्यक्ति के इर्द गिर्द कुछ विशेष कॉस्मिक ऑरा रंगों का समूह होता है। किसी में कोई रंग प्रधान होता है और किसी में अन्य रंग। जब हम चुनी हुई कॉस्मिक रेडिएशंस किसी चित्र पर शक्तिपात के माध्यम से प्रसारित करते हैं, तो प्रयोग शुरू करने से पहले, प्रयोग के दौरान तथा बाद में व्यक्ति का चित्र प्रिज्म के माध्यम से देखने पर उसके चेहरे पर नए रंगों का अध्ययन किया जा सकता है। साधारणतया प्राचीन मंत्र पद्धति से देखने पर कौन कौन से रंग कहाँ कहाँ शरीर में पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति का चित्र देखने पर एक निश्चित रंगों का जमाव शरीर पर मिलता है, जैसे आंखें लाल रंग की, नासिका का अग्रभाग हरा, जीभ नारंगी, कर्ण छिद्र आसमानी नीला तथा चमड़ी बैंगनी रंग की दिखाई पड़ेगी। यही रंग का फैलाव आदमी के शरीर पर फोटो पर एक जैसा ही होता है। अचानक असाधारण परिस्थितियों में तथा बीमारी की अवस्था में या अन्य परिस्थितियों में या परिस्थितियों के अचानक परिवर्तन होने पर रंगों में न्यूनता या अधिकता आ सकती है। यही डिस्टर्बेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कॉस्मिक कलर्स इन द बॉडी नई या पुरानी बीमारियों को जन्म देती है या कारण बनती है। जब हम किसी को कोई विशेष कॉस्मिक रेडिएशंस प्रसारित करते हैं, तो व्यक्ति के फोटो पर रंगों का बदलाव प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए एक हेमीप्लेजिया पक्षाघात के केस में रेड कॉस्मिक वाइब्रेशंस फोटो द्वारा वाइब्रेट करने पर चित्र पर लाल रंग जमना शुरू हो जाएगा। कलर ब्रॉडकास्टिंग के समय अन्य फोटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोगी की प्रयुक्त फोटो की सभी डुप्लीकेट कॉपीज यदि हैं, तो एक ही प्रकार का कलर चेंज दर्शाएंगी, चाहे वे कितनी दूरी पर क्यों ना पड़ी हो। दूरी का कोई महत्व नहीं है। यह रंग उसके शरीर तथा उसकी फोटो पर एक जैसा ही आएगा। जो भी सूक्ष्म तत्व हम उसके फोटो पर देंगे, वैसा ही निश्चित प्रभाव उसके शरीर पर रोगी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में एक जैसा ही दृश्यमान होगा। दूसरा, नाड़ी की धड़कन यदि प्रयोग शक्तिपात शुरू करने से पहले धीमी हो, तो कॉस्मिक वाइब्रेशन शुरू होने पर तेज हो जाएंगी तथा वाइस वर्सा इज ऑलवेज ट्रू। केवल रेड वाइब्रेशंस के समय यह अपवाद रहेगा। तीसरा, संवेदनशील रोगी प्रसारित कॉस्मिक रेडिएशंस की उपस्थिति शरीर पर भी कोमल से स्पर्श के रूप में अनुभव करेगा। तो कॉस्मिक कलर्स की भाषा में बीमारी की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पे प्रकाश डालिए। सारा ब्रह्मांड निश्चित गति में चलायमान है और इसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु एक विशिष्ट फ्रिक्वेंसी में गतिशील है। इसको गति देती है यह कॉस्मिक कलर्स, जिनका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ।
हमारे शरीर की हर स्वस्थ कोशिका इन कॉस्मिक कलर्स का ही एक निश्चित संतुलन हमारे स्वास्थ्य की स्थिरता की परिचायक है। जब जब इन कोशिकाओं की रंगीन संरचना में अवरोध पैदा होता है और रंगों के निश्चित क्रम में गड़बड़ी क्रियान्वित होती है तो बीमारियां आ जाती हैं। Then we say that cells are at disease, अर्थात the cells area color hunger or deficient of abundance. Example, there is variations in the oscillatory frequencies of the cells resulting on to the disease. तो इन प्राकृतिक कॉस्मिक कलर्स को किस प्रकार से काफी मात्रा में कृत्रिम रूप से जन कल्याण में कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? प्रकृति में इन सूक्ष्म तत्वों का आधिक्य है, मगर जब हमारा फिजिकल ऑरा किसी कारणवश कलर डिफिशियंसी की अवस्था में प्रकृति से बने पोषक तत्वों को स्वयं लेने में असमर्थ हो जाता है तो रुग्णावस्था में आता है। मैंने आरंभ में ही इस तथ्य को भली भांति स्पष्ट करने का यत्न किया है कि प्रकाश किरणें 7 रंगों से निर्मित है। कृत्रिम रूप से इन 7 रंगों का रत्नों के माध्यम से भी पैदा किया जा सकता है और रत्न पहनकर या रत्नों से किरणें प्रवाहित कर डिफिशिएंट रेडिएशंस की पूर्ति बाहर से करते हैं। रत्न और उनसे उत्पन्न किरणों का ब्यौरा अधोलिखित है। कॉस्मिक फोर्सेस को उत्पन्न करने के लिए रत्न तो अत्यंत अनंत खाने हैं। एक बार प्राप्त किए जेम्स आजीवन उपयोगी रह सकते हैं। अच्छा, कॉस्मिक वाइब्रेशंस को फोटो के माध्यम से कैसे वाइब्रेट किया जाता है? जी, प्रकृति में हर लघु से लघुत्तम कण रंगों से आपूरित है। सूक्ष्मावस्था में हर चीज रंगों में है, कोई नाम, अवस्था, फॉर्म नहीं होता। कॉस्मिक रेज अत्यंत सूक्ष्म व डीपली पेनिट्रेटिंग होती हैं, जो व्यक्ति के तीनों प्लेन्स नेमली फिजिकल, फिजिक और स्पिरिचुअल को परिवर्तित करने में सक्षम हैं। इन अ वे देयर आर ओमनीपोटेंट, ओमनिसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। कॉस्मिक कलर्स जब तक स्टैटिक हैं, चलायमान नहीं हैं, गति में नहीं हैं, तब तक निष्क्रिय हैं, प्रभावहीन हैं। मगर ये बहुत सशक्त हैं जब गति में हैं, डायनेमिक वाइल इन एक्शन। कॉस्मिक रेडिएशंस को 3 प्रकार से फोटो पर प्रकाशित किया जाता है: रोटेटरी, वाइब्रेटरी एंड स्पिरिचुअल ट्रांसमिटेड कॉस्मिक वाइब्रेशंस। रोटेटरी ब्रॉडकास्टिंग में रत्नों को लगातार घुमाकर रेडिएशंस पैदा करके संबंधित फोटो पर फेंका जाता है, पर वाइब्रेटरी फॉर्म में जेम्स को एक विशेष प्रकार से बनी मशीन पर रखकर वाइब्रेशंस पैदा की जाती हैं। स्पिरिचुअली ट्रांसमिटेड कॉस्मिक वाइब्रेशंस में स्पिरिचुअल हीलिंग कॉस्मिक रेज रेडिएशंस फोटो के माध्यम से रोगी तक पहुंचाया जाता है। वैसे गामा कॉस्मिक सोर्स रेडिएशंस विजिबल लाइट के 10 ट्रिलियन टाइम्स ऊर्जावान होती हैं, जो आध्यात्म में दिव्यपात आदि क्रियाओं से भी समझा जा सकता है। क्या भिन्न भिन्न रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की कलर कॉम्बिनेशंस या कलर हंगर की आवश्यकता होती है? यह सारा कार्य किस प्रकार से संपादित होता है? इसमें 2 ढंग हैं। पहला तो फोटो को प्रिज्म के द्वारा देखने पर चेहरे पर छाए रंगों की न्यूनता या अधिकता का पता लगाया जा सकता है। रंगों का आधिक्य भी बीमारी का कारण है, जिसे उपयुक्त विरोधी रंगों से निष्क्रिय किया जाता है। दूसरा तरीका सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड एंड स्पिरिचुअलिस्टिक है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाउजिंग या रेडिएस्थेसिया के नाम से जाना जाता है। पहला तरीका स्थूल है तो दूसरा सूक्ष्म है और प्रयोगकर्ता की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पर ज़्यादा निर्भर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाउजिंग बॉक्स में रोगी की फोटो को रखकर भी परीक्षण किया जा सकता है और उस समय की कलर हंगर को नोट किया जाता है। अलग अलग बनाए चार्ट्स के द्वारा कोल्ड कॉस्मिक रेज, ऑरेंज, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट एंड अल्ट्रावायलेट, हॉट कॉस्मिक रेज, रेड, येलो, ब्लू, इंफ्रारेड का भी पता लगाया जाता है। कितने चरणों में
रोगी सही हो पाएगा या नहीं। एक समय में एक से ज़्यादा रंगों की कमी रोगी में हो सकती है, जिसे उसकी फोटो के द्वारा आवश्यक जैम्स या वाइब्रेशंस देकर दूरस्थ रोगी तक पहुंचाया जाता है और धीमे धीमे या तेजी से रोगी स्वस्थ लाभ करता चला जाता है। यह अदृश्य उपचार चुपचाप सूक्ष्म रूप में निर्बाध गति से रोग को जड़ से बाहर निकाल फेंकता है और रोगी के लिए प्रसन्नता व आश्चर्य का विषय बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाउजिंग या डिवाइनिंग की मेडिकल फील्ड के अलावा भी क्या कोई उपयोगिताएं हैं? जी हाँ, हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाउजिंग का विषय अपने आप में पूरा एक अलग विस्तृत क्षेत्र है। डाउजिंग के माध्यम से आप बहुत सी भविष्य की घटनाओं के बारे में एडवांस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रकृति सही साधक को ही भूत या भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्यों की ठीक सूचना देना चाहेगी, क्योंकि यह मजाक या छिछोरेपन का विषय नहीं है। इसकी उपयोगिताएं असंख्य हैं, जैसे रोगी ठीक होगा या नहीं, कितनी उम्र बची है, दवाई कौन सी ठीक है, 100% उपयुक्त दवाइयाँ कौन सी हैं, साधनाओं में सफलताएं या असफलताएं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कौन सी साधना ज़्यादा उपयुक्त है, बिजनेस एक्टिविटीज़, बच्चों के एजुकेशन के विषय में सही क्षेत्र, शादी विवाह का सही चुनाव आदि आदि। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि इस विज्ञान की एप्लीकेशंस असंख्य हैं, परंतु सब कुछ प्रयोगकर्ता के अपने विवेक व रचनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम लोग अपनी गतिविधियां विशेषतः मेडिकल क्षेत्र तक ही सीमित रख पाते हैं। आध्यात्म तो इससे कोसों दूर है। क्या इस कॉस्मिक थेरेपी द्वारा मंत्रों को भी ब्रॉडकास्ट कर रोगी का अदृश्य उपचार पूर्णतः संभव है? जी हाँ, वातावरण में आध्यात्मिकता के पुट को भी किसी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इस विषय में बहुत से शोध कार्य हुए हैं मंत्रों के नेचर का पता लगाकर, क्योंकि अलग अलग मंत्रों की अलग अलग प्रकृति व स्वरूप के पता चलने से उनके अनुरूप बीमारियों पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गायत्री तथा महामृत्युंजय मंत्र के संपुटीकरण से मृत संजीवनी मंत्र बनाकर एक नया स्वरूप बन पड़ता है, जिससे रोग निवारणार्थ काफ़ी सहायता मिल जाती है। और रत्नों के साथ मंत्रों को भी रेडिएट किया जाता है और दोहरा प्रभाव मिल सकता है। ग्रह शांति के लिए भी संबंधित ग्रहों के मंत्रों का उपयोग लाभप्रद सिद्ध हुआ है। मंत्रों के मांत्रिक व तांत्रिक स्वरूप को इस प्रणाली द्वारा प्रसारित करके रोगी को रोग मुक्त किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रों को भिन्न भिन्न रोगों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और उनके परिणामों को लिपिबद्ध किया जाता है। यहाँ तक कि गुरु मंत्र के गृहस्थ व संन्यस्त रूप को भी परखने की कोशिश की जा रही है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि इस ब्रॉडकास्टिंग थेरेपी से प्राण ऊर्जा पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता ही है। दूसरे साधनात्मक क्षेत्रों में मंत्रों को भी चाहे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, कुबेर, सौंदर्य संबंधी साधनाओं से संबंधित मंत्र रहें, उतना ही प्रभावयुक्त पाया है। फिर भी यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि मशीन द्वारा प्रसारित मंत्र मनुष्य द्वारा प्रसारित किए गए मंत्र जप का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए आध्यात्मिक मंत्रों द्वारा उपचार की पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। क्या वर्तमान समय में प्रचलित अन्य पद्धतियों की दवाइयों जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि का भी सूक्ष्मीकरण करके व्यक्ति तक प्रसारित किया जा सकता है? आपका यह प्रश्न अत्यंत रोचक है। मेरे विचारानुसार ये उपरोक्त चिकित्सा प्रणालियां होम्योपैथी को छोड़कर स्थूल मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करती हैं। स्वभाव से स्थूल होने के कारण बार बार दिन में दवाई को देना पड़ता है। इन दवाइयों में कॉस्मिक फोर्स कम होने के कारण इन्हें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद देना आवश्यक हो जाता है।
यही दवाइयाँ सूक्ष्मीकरण होने पर ज़्यादा शक्तिशाली और विस्तारित प्रभाव रखती हैं। जो प्रभाव रोगी को उन दवाइयों को खाने से प्राप्त होगा, वही उसकी फोटो द्वारा सूक्ष्म प्रसारण से भी प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए इंजेक्शन पेनिसिलिन को अगर कोई रोगी सेंसिटिव हो तो वही रिएक्शन अर्थात लक्षण उसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ब्रॉडकास्ट करने से उभरेंगे। जहां इस चिकित्सा पद्धति से रचनात्मक कार्य हो सकते हैं, वहीं तस्वीर का दूसरा रूप भी उतना ही वास्तविक व स्पष्ट है। जय निखिलेश्वर।